हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें आज हम करेंगे रिवाइज्ड मेथड। रिवाइज्ड मेथड में जनवरी 2015 में सीएसओ ने, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने एक नेशनल अकाउंट का डाटा रिलीज करा था, जिसमें इन्होंने एक न्यू डाटा रिलीज करा था और एक करा था रिवाइज्ड डाटा रिलीज। और इसके चलते हुए जो नेशनल अकाउंट्स है इसमें दो चेंजेस आई, इसमें दो मेजर चेंजेस आए। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट था बेस ईयर इन्होंने रिवाइज कर दिया था। पहले बेस ईयर था 2011-12 का, अब इन्होंने बेस ईयर चेंज करके रख दिया 2014-15 का। और ये चेंजेस कब आई थी? ये चेंजेस आई थी 2014-15 में, बेसिकली जनवरी 2015 में। तो उस टाइम पे इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया था, जनवरी 2015 की बात है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने जो बेस ईयर था वो 2004-5 से बदल कर रख दिया था 2011-12 का। अभी देखो बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम पिछले 8, 9 या 10 साल की चीजों के रेट देखें तो 10 साल में या 8 साल में तो चीजों के रेट बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बेस ईयर है वो हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए, ये माना जाता है। बट जो हमारे इंडिया में क्या होता है, एक बार बेस ईयर बदल देते हैं और फिर वही चलता रहता है, जिसके चलते हुए ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर हम जो रेट है उसको हम 10 साल पुराने रेट के साथ कंपेयर करें तो उस हिसाब से जो रेट होते हैं चीजों के वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए नजर आते हैं। इसीलिए जो बेस ईयर है वो हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। बट इन्होंने क्या किया, 2015 में इन्होंने ये बेस ईयर चेंज करा था, 11-12 करा था। उस हिसाब से अभी 2020-21 में बेस ईयर चेंज होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। आने वाले टाइम में हो सकता हो जाए, बट अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ। अभी तक जो बेस ईयर है वो 11-12 वाला ही है। अब इस टाइम पे इन्होंने किया था इस टाइम पे इन्होंने नेशनल अकाउंट्स को जो कैलकुलेट करने का मेथड था वो भी इन्होंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया था, चेंज कर दिया था। और अभी जो इन्होंने मेथड अडॉप्ट करा था नेशनल अकाउंट्स को कैलकुलेट करने का, वो इन्होंने करा था अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जो कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अब ये नेशनल अकाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं। फिर अब ये सारी जो चेंजेस इन्होंने करी है, इससे मेजर चेंजेस क्या आई थी? इस चेंजेस करने से, रिवीजन करने से हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आई थी? फर्स्ट चेंज आई थी हेडलाइन ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट भी चेंज होएगी ना अगर बेस ईयर चेंज होएगा, तो जो ग्रोथ रेट मेजर करने का जो तरीका था इन्होंने वो भी थोड़ा चेंज कर दिया। वो कैसे चेंज किया? पहले जो ग्रोथ रेट मेजर होती थी वो मेजर होती थी जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। बट पहले जो हम ग्रोथ रेट मेजर करते थे वो हम ग्रोथ रेट मेजर करते थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट कांस्टेंट प्राइस। बट अब जो हम ग्रोथ रेट मेजर करेंगे वो करेंगे बाय जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। अभी हम कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से ही जीडीपी देखेंगे, हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे देखनी अब बंद कर देंगे इसके बाद से। ठीक है, ये एक मेजर चेंज आई थी उस टाइम पे। ठीक है, अब ये होता क्या है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ये सब चीजें मैं लास्ट वाली वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखो, उसके बाद इस पे आना। राइट, तो मार्केट प्राइस बेसिकली होता क्या है? फैक्टर प्राइस होता है कि कोई भी चीज जब बनती है ना फैक्ट्री में, तो उसको बनाने में जो भी खर्चा आता है वो होती है उस चीज की फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद वो चीज फैक्ट्री से निकल कर पहुंचती है मार्केट में। जब वो चीज मार्केट में पहुंचती है तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस वगैरह ऐड हो जाते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो भी हो गया। तो वो सारी चीजें मिला के जो फाइनल प्राइस उस चीज की बनती है वो होती है मार्केट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है इन्फ्लेशन का। जो कांस्टेंट प्राइस होती है उसमें हम इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वो होती है कांस्टेंट प्राइस। तो अभी इन्होंने जो ग्रोथ रेट है वो मेजर करेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे, कांस्टेंट पे करेंगे, करंट पे नहीं करेंगे। राइट, सेकंड इसमें क्या चेंज आई थी? सेकंड थी सेक्टर वाइज एस्टीमेट ऑफ जीवीए। जीवीए क्या होता है? सबसे पहले बात आती है, जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। किसी भी इकोनॉमी के किसी सेक्टर में कोई भी जो चीज बन रही है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो होती है उस चीज की ग्रॉस जीवीए, जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो बेसिकली जो जीवीए होती है वो होती है किसी भी चीज की आउटपुट की वैल्यू माइनस उस चीज को जो बनाने पे खर्चा आया उसकी वैल्यू। तो उन दोनों को माइनस जो जब हम कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा जीवीए।
अब जो जीवीए होती है, एक तो जीवीए होती है फैक्टर कॉस्ट पे और एक होती है जीवीए बेसिक प्राइसेस में। अब हम इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट बेसिक प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इन तीनों चीजों में रिलेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस। जीवीए एट बेसिक प्राइस में आ जाता है सीई। सीई क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकी फुल फॉर्म्स आगे दे रखी है यहाँ पे, सीई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होती है, अब कोई भी चीज अगर हम बनाएंगे तो बनाने के लिए हमें चाहिए एम्प्लॉयज, और उन एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए लगेगा खर्चा, तो वो जो भी खर्चा आता है एम्प्लॉयज पे उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड आता है, इसमें हम प्लस कर देंगे कंपनसेशन ऑफ जो एम्प्लॉयज है, इसमें हम प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है जो भी हम चीज कोई बनाते हैं तो उस चीज को बनाने के बाद हमारे पास रेवेन्यू भी आता है और बनाने के लिए हमें एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है। अगर किसी चीज को बनाने के बाद हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है और उस पर एक्सपेंडिचर कम आ रहा है तो वो हमारे पास निकल कर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर प्लस सीएफसी। सीएफसी क्या होता है, सीएफसी होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब किसी भी चीज को बनाने के लिए हम एक फिक्स्ड कैपिटल यूज करेंगे, जैसे कि मशीनरी, कोई चीज बना रहे हैं उसको बनाने के लिए हम मशीन यूज करेंगे। मशीन यूज करेंगे तो मशीन का वियर एंड टियर होगा, मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, तो जो भी उसकी डेप्रिसिएशन हुई वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कौन सी चीज अभी तक हमने ऐड करी है, सीई प्लस ओएस प्लस सीएफसी। अब इन तीनों चीजों में हम ऐड कर देंगे प्रोडक्शन टैक्सेस और उसमें से माइनस कर देंगे प्रोडक्शन सब्सिडीज, तो हमारे पास निकल कर आएगा जीवीए एट बेसिक प्राइस। नेक्स्ट आता है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। सॉरी, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये होता है जीवीए एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस पे जो जीवीए हमने अभी देखा है वो आ जाएगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोडक्शन टैक्सेस को और इसमें प्लस कर देंगे प्रोडक्शन सब्सिडीज को, तो हमारे पास निकल कर आएगा जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड आता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है जीवीए एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस पे जो जीवीए है उसमें हम ऐड कर देंगे प्रोडक्ट टैक्सेस और उसमें से माइनस कर देंगे प्रोडक्ट सब्सिडीज, तो हमारे पास निकल कर आएगा जीडीपी, राइट। तो अब देखो दो चीजें हमने देखी है, एक तो प्रोडक्शन टैक्सेस और एक प्रोडक्शन सब्सिडीज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस हम सरकार को पे करते हैं, ठीक है, जो भी हम सरकार को पे करते हैं वो होते हैं टैक्सेस। सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज होती है जो पैसा सरकार हमें देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो होती है सब्सिडीज। जो पैसा हम सरकार को देते हैं वो होते हैं टैक्सेस। तो ये दोनों इन चीजों में डिफरेंस है टैक्सेस और सब्सिडीज में, ठीक है। और जो प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज पे की जाती है या रिसीव की जाती है, सब्सिडीज तो हम रिसीव करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे, तो ये पे और रिसीव किए जाते हैं विद रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। तो उसके हिसाब से ये चीजें हम टैक्सेस पे करते हैं और सब्सिडीज रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्शन टैक्सेस कौन कौन से आ गए, लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गए, स्टैम्प्स ड्यूटीज होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी, टैक्स ऑन प्रोफेशन, तो ये सारे टैक्स हो गए प्रोडक्शन टैक्सेस। फिर आती है प्रोडक्शन सब्सिडीज। प्रोडक्शन सब्सिडीज कौन कौन सी आ गई, जैसे रेलवेज हो गए, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर, फार्मर को जो सब्सिडी मिलती है वो हो गई सब्सिडी। विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो सरकार इनको सब्सिडी देती है वो भी सब्सिडी में आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को या कोऑपरेटिव्स को मिलती है तो वो सारी होगी सब्सिडीज। फिर आते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। ये जो प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज है ये हम पे और रिसीव करते हैं पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पर यूनिट के हिसाब से ये पे और रिसीव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट टैक्सेस में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएगी, जैसे एक्साइज टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज टैक्स हो गया, ये सारे आगे प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट सब्सिडीज में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, फूड पे सरकार हमें सब्सिडी देती है, पेट्रोलियम में सरकार हमें सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है किसानों को, इंटरेस्ट की फॉर्म में सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, हाउस होल्ड्स होते हैं उनको भी सब्सिडीज दी जाती है कुछ इंटरेस्ट में। जैसे कि कोई लोन लेता है, फार्मर्स अगर कोई लोन लेता है तो उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है बैंक के थ्रू। इसके अलावा इंश्योरेंस में भी इनको सब्सिडी दी जाती है कि जैसे किसी फार्मर ने इंश्योरेंस लेनी है तो उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंश्योरेंस भी मिल जाती है, लोअर रेट्स पे इंश्योरेंस मिल जाती है, राइट।
फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक डाटाबेस बनाया था जिसका नाम था MCA 21। अब उस डाटाबेस में इन्होंने क्या किया कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज का जो अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की अकाउंटिंग एक्टिविटीज है, उन सब का रिकॉर्ड इन्होंने MCA 21 डाटाबेस में ले लिया। सारा का सारा जो रिकॉर्ड था वो MCA 21 डाटाबेस में इन्होंने डाल दिया। तो इसमें सारी चीजें कवर होती है, फाइनेंशियल सेक्टर भी इसमें कवर होते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से आगे, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, PFRDA हो गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, IRDA हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन सब का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है, MCA 21 डाटाबेस में ऑलरेडी इसका सबका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसमें है। इसके अलावा अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की कवरेज करी हुई है, जैसे कि लोकल बॉडीज हो गया, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हो गया। ये वो लोकल बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस है जिसमें सरकार 60% या 60% से ज़्यादा की ग्रांट्स देती है। उन सब का जो रिकॉर्ड है वो भी MCA 21 डाटाबेस में इन्होंने रखा हुआ है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम GVA और GDP के में जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।